नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन आप सभी को हिस्ट्री के जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्वागत करता हूं। आज के क्लास में पिछले क्लास के कुछ टॉपिक रह गए थे, उससे पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मौर्योत्तर काल के जितने भी राजवंश हैं उससे हम लोग एक एक करके कंप्लीट करेंगे। पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को आप लोग इन तक देखना, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ऐसे और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए, यदि आप मेरे कंप्लीट नोट्स को बाय करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। नंबर है 7371975393। यहाँ से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मौर्यकालीन सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानने के हमारे पास दो मुख्य स्रोत हैं। पहला कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा मेगस्थनीज का इंडिका। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के विषय में। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ही पहला भारतीय राजनीति के चिंतक है जिन्होंने राज्य के बारे में क्रमबद्ध और विस्तृत दर्शन का प्रतिपादन अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है। याद रखना, अर्थशास्त्र कोई एक इकोनॉमिक्स का ही बुक नहीं है, बल्कि इसमें पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक जानकारी भी हमें मिलती है। प्राचीन काल में राजनीतिक विषय और आर्थिक विषय एक ही माने जाते थे। ये स्टेटमेंट को भी आप लोग याद रखना। ये पुस्तक जो है 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में यानी कि 1905 ईस्वी में प्रकाश में आया। इसका खोज और बाद में अनुवाद जो है साम शास्त्री के द्वारा किया गया था। इसका रचना काल बताया जाता है कि इस पुस्तक का रचना 321 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच में किया गया था। इसमें 6000 श्लोक हैं जो कि 15 अधिकरण, 150 अध्याय और 180 प्रकरण में विभाजित है। आगे यदि हम बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो प्रथम अधिकरण है उसमें राजा संबंधी अलग अलग विषयों का जानकारी दिया गया है। दूसरे अधिकरण में नागरिक प्रशासन, तृतीय और चतुर्थ अधिकरण में फौजदारी और व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया गया है। पंचवें अधिकरण में सम्राट के सभासदों और अनुचरों के कर्तव्यों और व्यक्तिगत कानूनों का जानकारी मिलता है। वहीं यदि हम बात करें छठे अधिकरण के विषय में तो इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत बताए गए हैं। ये क्रम में लिखे गए हैं, आप लोग इसे इसी क्रम में याद रखना। सबसे पहले स्वामी, उसके बाद अमात्य, उसके बाद जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। स्वामी यानी कि राजा, अमात्य यानी कि मंत्री, जनपद यानी कि क्षेत्र यानी कि एक भौगोलिक एरिया जहाँ पे लोग निवास करते हैं, दुर्ग यानी कि किला, कोष यानी कि खजाना, दंड कहा गया सेना को, और मित्र कहा गया है मित्र राष्ट्रों को। जो सहयोगी राष्ट्र होते हैं उसे मित्र कहा गया है। आगे यदि हम बात करें तो सातवें अधिकरण में वैदेशिक संबंध, आठवें अधिकरण में आपद धर्म यानी कि आपदाओं के समय किए गए कार्यों के उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त याद रखना कि आठवें अधिकरण में ही चोरी, हिंसा, धोखाधड़ी और राजद्रोह के लिए निर्धारित किए गए दंडों का जानकारी भी हमें मिलता है। नौवां अधिकरण में सैनिक अभियान, 10वें अधिकरण में युद्ध संबंधी विषय, एकादश यानी कि 11वें अधिकरण में कूटनीतिज्ञ विजय, द्वादश यानी कि 12वें अधिकरण में दुर्बल राजा की छल नीति और उसके कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। त्रयोदश यानी कि 13वें अधिकरण में दुर्ग विजय यानी कि किला के विजय के उपाय बताए गए हैं। 14वां अधिकरण में शत्रु को पराजित करने के उपाय बताए गए हैं और 15वां अधिकरण में तंत्र युक्तियों का वर्णन किया गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में। कौटिल्य यानी कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और राज पुरोहित थे। कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। आगे यदि हम बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित किए गए थे। शूद्र को शिल्पकला और सेवावृत्ति के अतिरिक्त कृषि, पशुपालन और वाणिज्य से आजीविका चलाने की अनुमति दे दी गई थी। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में इनके लिए वार्ता शब्द का प्रयोग किया है। वार्ता का अर्थ है व्यापार, वाणिज्य और कृषि के द्वारा अपने आजीविका चलाना। आगे यदि हम बात करें तो ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था। लेकिन एक फैक्ट आप लोग याद रखना, मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था। सबसे पहले ब्राह्मणों को भू अनुदान देने की प्रथा का आरंभ
सातवाहन वंश के शासकों ने किया था। आगे यदि हम बात करें तो मौर्य काल में समाज में नियोग और पुनर्विवाह जैसी प्रथा मौजूद थी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, लेकिन मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भारत में दास प्रथा होने का कोई जानकारी हमें नहीं देता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में पत्नियों को पति से तलाक लेने का अनुमति था। इसके अतिरिक्त ये याद रखना कि मौर्य काल में सती प्रथा का कोई भी प्रचलन हमें दिखाई नहीं देता है। आगे यदि हम बात करें तो कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में 8 प्रकार के विवाह मौजूद थे। पहला ब्रह्म विवाह जो कि वैदिक रीति रिवाजों के अनुसार होता था। दूसरा देव विवाह जो कि पुत्रियों को धार्मिक पुरोहित को सेवा या फिर धार्मिक कार्य या फिर मूल्य के रूप में दिए जाते थे। तीसरा आर्ष या फिर ऋषि विवाह, इसमें वर द्वारा कन्या के पिता को गाय या बैल देकर कन्या से विवाह किया जाता था। प्रजापत्य विवाह ये पिता के इच्छा अनुसार होता था। असुर विवाह ये धन संपत्ति दे करके कन्या को खरीदा जाता था और फिर इनके साथ विवाह किया जाता था। गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह है। पैशाच विवाह इसमें सोई हुई या नशे में धूत या फिर कमजोर कन्या से विवाह किया जाता था। राक्षस विवाह ये जबरदस्ती अपहरण करने के बाद कन्या से विवाह किया जाता था, उसे हम राक्षस विवाह कहते हैं। अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज के इंडिका के विषय में। मेगास्थनीज भारत में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इससे पहले वह अराकोसिया के क्षत्रप के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। भारत में रहकर उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उसे उसने इंडिका नामक ग्रंथ में लिपिबद्ध किया है। ये पुस्तक आज उपलब्ध नहीं है। इससे मौर्य युगीन जीवन और प्रशासन पर अच्छा तरीके से प्रकाश पड़ता है। उसने भारत की स्थिति के बारे में निम्न तरीके से वर्णन किया है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की भौगोलिक दशा के विषय में। मेगास्थनीज के इंडिका में वर्णन किया गया है कि भारत का आकार एक चतुर्भुज के समान है, जिसके उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण और पूर्व में समुद्र और पश्चिम में सिंधु, गंगा, सोन और गोमती आदि नदियां हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल में गर्मी, शीत और ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। यदि हम बात करें सामाजिक स्थिति के विषय में तो मेगास्थनीज के अनुसार भारत के लोग सुखी और समृद्धशाली थे, दासता नहीं था और पूर्ण आत्मनिर्भर थे। भारत की भूमि उर्वर थी और यहाँ आर्थिक संपन्नता थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय नैतिक दृष्टि से उत्कृष्ट यानी कि अच्छे हुआ करते थे। आगे यदि हम बात करें तो मेगास्थनीज के इंडिका में कहा गया है कि भारतीय सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। वे साहसी, वीर, सत्यप्रिय और ईमानदार थे। चोरियां कम होती थी। भोजन सादा होता था, सादा यानी कि शाकाहारी। गेहूं और चावल प्रमुख खाद्यान्न था। लोग सोने के तारों की कशीदाकारी वाले वस्त्र भी पहनते थे। बहुविवाह की प्रथा मौजूद थी। विवाह का लक्ष्य पुत्र और काम की प्राप्ति करना था। इस समय इंटरकास्ट मैरिज यानी कि अंतर जातीय विवाह मान्य नहीं था। आगे यदि हम बात करें तो समाज को उन्होंने 7 श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले दार्शनिक, जिसके अंतर्गत ब्राह्मण, पुरोहित, परिव्राजक और सन्यासी शामिल थे। दूसरा कृषक, तीसरा शिकारी और पशुपालक, चौथा व्यापारी और शिल्पी, पांचवा योद्धा, छठा गुप्तचर और निरीक्षक, सातवां मंत्री और परामर्शदाता। यहाँ से यूजीसी नेट के पेपर में प्रश्न बने हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छे तरीके से याद रखना। आगे यदि हम बात करें तो मेगास्थनीज के इंडिका में आर्थिक स्थिति का वर्णन भी किया गया है। मेगास्थनीज लिखता है कि यहाँ के लोग धनी थे। पैतृक व्यवसाय महत्वपूर्ण थे। पैतृक के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय स्वीकार्य नहीं थे। प्रतिवर्ष 2 फसलें होती थी। कृषक हित रक्षा के उपाय करते थे और सिंचाई की भी व्यवस्था की जाती थी। साथ ही व्यापार जो है वो विकसित अवस्था में था। यदि हम बात करें धार्मिक जीवन के विषय में तो कहा गया है कि भारत में सन्यासी और श्रमण निवास करते थे, जो सादा सरल जीवन व्यतीत करते थे। भारतीय पुनर्जन्म को मानते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में यूनानी देवता हेराक्लिस और डियोनिसियस के पूजा हुआ करता था। गंगा और सिंधु पवित्र नदी इस समय हुआ करता था।
अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति के विषय में। तो राजा शानो शौकत से रहता था, दिन भर कर्मठता से कार्य करता था। राजा की सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार राजा का भवन पाश्चात्य सम्राट सुसा और इकबतनामा के महलों से भी सुंदर था। इसमें विलासमय जीवन और क्रीड़ा के संपूर्ण साधन उपलब्ध थे। अलग अलग अधिकारी अलग अलग कार्यों में संलिप्त थे। सड़कों पर दूरी बताने वाले दूरी सूचक लगे हुए थे। अपराध कम हुआ करता था क्योंकि दंड विधान काफी कठोर था। सैन्य व्यवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है कि सेना की व्यवस्था 30 सदस्यीय समिति द्वारा की जाती थी, जो 30 सदस्य 6 विभागों में बटा हुआ था। ये 6 विभाग है: जल सेना, रसद, अश्वरोही, पैदल सेना, हस्ती सेना और रथ सेना। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में। मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि पाटलिपुत्र गंगा और सोन जैसे नदियों के संगम पर बसा हुआ है, जो कि 16 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर चौड़ा शहर है। इसके चारों ओर 4 दीवारी थी, जिसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज बने हुए थे। 4 दीवारी के चारों ओर गहरी खाइयां बनी हुई थी। इसका प्रशासन नगर पालिका या फिर नगर परिषद करती थी, जिसमें 30 सदस्य होते थे, जो 5 सदस्यीय 6 समितियों में विभक्त थे। ये थे उद्योग व्यवसाय समिति, जनगणना समिति, विदेशी यात्रा समिति, वाणिज्य व्यापार समिति, वस्तु निर्माण समिति और कर समिति। जिले का प्रमुख आहारपति को मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में एग्रोनोमोई कहा है और ये बेसिकली मार्ग निर्माण का कार्य किया करता था। अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के विषय में। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा हमें दिखाई देती है। राज्य अपने पूर्ण अधिपत्य वाले उद्योगों का संचालन स्वयं करता था। राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर हुआ करता था, जो कि सामान्यतः उपज का 1/6 पार्ट हुआ करता था। भूमि कर 2 प्रकार के थे, एक था सेतु और दूसरा था वन कर। राजकीय आय से जुड़े हुए जो कर निर्धारित किए गए थे उसमें शामिल है सीता कर, जो कि राजकीय भूमि से होने वाले आय का स्रोत हुआ करता था। दूसरा है भाग, जो कि उपज का हिस्सा था। प्रवेशय, ये आयात कर था, जो कि 20% लिया जाता था। निष्क्राम्य, ये निर्यात कर था। परनय, आपातकालीन कर है। बलि, भू राजस्व कर। हिरण्य, अनाज न लेकर के नगद कर लेने की व्यवस्था को हिरण्य कहा जाता था। सेतुबद्ध, ये सिंचाई कर है। और विष्टि जो है वो निःशुल्क या फिर बेगार कर हुआ करता था। आगे यदि हम बात करें तो मौर्य काल में कुछ अन्य करों का नाम भी दिखाई देता है, जैसे कि मिस्थौस, बाली, फुरोश और उदक भाग। व्यापार में अलग अलग श्रेणियां थी। छोटे छोटे व्यापारी वर्ग के मुखिया को ज्येष्ठ कहा जाता था। ये अपने सिक्के चलाते थे। इस समय के व्यापार वृद्धि का एक कारण मौद्रिक विकास भी था। मौर्य काल में अनेक सिक्कों के नाम हमें अलग अलग तरीकों से दिखाई देता है, जैसे कि सोने के सिक्कों को निष्क और स्वर्ण कहा गया है। चांदी के सिक्के को करसापन और धरण कहा गया है। तांबे के सिक्के को माशक कहा गया है और तांबे के जो छोटे छोटे सिक्के होते थे उसे काकनी कहा गया है। मौर्य काल में विदेशी व्यापार फारस, मिस्र, रोम, सीरिया इन जैसे देशों के साथ हुआ करता था। पुरातत्वविदों को उत्खनन के दौरान इस समय के कई सारे अलग अलग सिक्के मिले हैं, जिसे आहत सिक्का या फिर पंचमार्क सिक्का कहा गया है। आहत सिक्का किसे कहा गया है? जब ठप्पा मार करके कोई सिक्के बनाए जाते थे तो हम उसे आहत सिक्का कहते हैं। सिक्के राजकीय टकसाल में ढाले जाते थे और इसके अधीक्षक को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था।